हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में। यह हमारा तीसरा लेक्चर है तरंग प्रकाशिकी का, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको प्रकाश के बारे में जो वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए थे उसके बारे में बताया था। फिर आपको तरंगाग्र के बारे में बताया था। तरंगाग्र 3 प्रकार के। फिर उसके बाद हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा था, हाइगेन्स का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत। एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं। हाइगेन्स का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत क्या बताया गया था? उसमें 3 बिंदु बताए गए थे कि प्रत्येक तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक नवीन स्रोत बन जाता है आगे होने वाले विक्षोभ का। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु विक्षोभ का एक नवीनतम स्रोत बन जाता है। दूसरा पॉइंट, इन बिंदुओं से प्रकाश की चाल से माध्यम में सभी दिशाओं में द्वितीय तरंगिकाएं उत्सर्जित हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट, यदि इन द्वितीय तरंगिकाओं पर अग्र दिशा में एक उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा खींची जाती है तो वह द्वितीय तरंगाग्र का निर्माण करती है। ये फर्स्ट में पढ़ा था। सेकेंड लेक्चर में हमने आपको बताया था हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत के आधार पर परावर्तन एवं अपवर्तन के नियमों की व्याख्या, उनको प्रूव करके बताया था कि किस प्रकार से हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत से हम परावर्तन एवं अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक थर्ड लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेरेंस, व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा था। व्यतिकरण वहां आपने केवल जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनके लिए पढ़ा था, साउंड वेव्स के लिए पढ़ा था। तो यहाँ आप प्रकाश तरंगों के लिए व्यतिकरण पढ़ेंगे। व्यतिकरण पढ़ा वहां भी था आपने, यहाँ भी व्यतिकरण ही पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे आपने ध्वनि के लिए पढ़ा था, ध्वनि तरंगों के लिए, और यहाँ हम पढ़ेंगे किसके लिए? प्रकाश तरंगों के लिए। ठीक है, तो व्यतिकरण पढ़ने से पहले वहां भी आपको एक सिद्धांत सिखाया गया था जिसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत बताया गया होगा आपको। यहाँ पर भी आपको पहले उससे अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? जब किसी माध्यम में तरंगें संचित हो रही हो और वो माध्यम के किसी बिंदु पर जाकर के एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो जो परिणामी विस्थापन होगा, परिणामी तरंग का परिणामी विस्थापन होगा, वो अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश के तुल्य होता है। मतलब जो तरंगें गई माध्यम के किसी कण पर जाकर के अध्यारोपित हुई, तो अध्यारोपित होने के पश्चात यहाँ ये अध्यारोपित होंगी। अध्यारोपित होने के पश्चात इस कण का जो परिणामी विस्थापन होगा वो क्या होगा? कण का मतलब वो परिणामी तरंग बन रही होगी, वही तो उत्पन्न कर रही है। वो क्या होगा? वो अलग अलग तरंगों द्वारा उत्पन्न किए गए यहाँ विस्थापनों के सदिश के तुल्य होता है। समझ हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत आ गया आपको। अगर उस माध्यम के कण पर किसी पहली वाली तरंग ने विस्थापन y1 उत्पन्न किया हो, दूसरी ने y2 उत्पन्न किया है, तीसरी ने y3 उत्पन्न किया है, ऐसे ही बहुत सारी तरंगें हो जहां पर माध्यम में जाकर किसी कण पर वो क्या हो रही है? अध्यारोपित। जब 2 या 2 से अधिक तरंगें माध्यम में के किसी बिंदु पर जाकर अध्यारोपित होती हैं, तो वहां परिणामी विस्थापन उन अलग अलग तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के सदिश के तुल्य होता है। y बराबर होगा यहाँ y1 प्लस y2 प्लस y3। ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। और भी होती तो ये डॉट डॉट। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? सबको समझ में आया होगा कि ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। जस्ट मैंने रिवाइज कराया है कि माध्यम में जब 2 या 2 से अधिक तरंगें एक साथ अध्यारोपित होती हैं किसी बिंदु पर जाकर के, तब वहां जो परिणामी विस्थापन होगा वो अलग अलग तरंगों द्वारा उत्पन्न किए गए विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों द्वारा उत्पन्न
विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होता है। समझ में आ गया? ये है परिणाम विस्थापन अलग अलग तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ हमारे काम में आने वाला है व्यतिकरण के अध्ययन में। अब हम व्यतिकरण की बात करें कि व्यतिकरण है क्या। तो जब तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण के क्षेत्र में जहां इनका अध्यारोपण हुआ है उन जगहों पर कहीं तो परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम हो जाती है तथा कहीं न्यूनतम हो जाती है। इस तीव्रता अथवा ऊर्जा में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण। जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम में अध्यारोपित हो रही हैं तो अध्यारोपित होने के बाद उस जगह पर जहां वो रीजन था अध्यारोपण वाला, वहां पर उन जगहों पर तो प्रकाश ऊर्जा जो परिणामी तरंग बन रही होगी उसकी अधिकतम होती है, कहीं न्यूनतम होती है। तो ये जो परिवर्तन आया है इसी घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं व्यतिकरण से। आप ध्यान रखेंगे ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? y बराबर y1 प्लस y2। व्यतिकरण क्या है देखें। जब समानावृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगे समान दिशा में संचरित होती हुई समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगें समान दिशा में संचरित होती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। तो अध्यारोपण के क्षेत्र में परिणामी तरंग की तीव्रता कहीं अधिकतम व कहीं न्यूनतम हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण समझ में आया। जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगें समान दिशा में संचित होती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो अध्यारोपण के क्षेत्र में परिणामी तरंग की तीव्रता कहीं अधिकतम और कहीं न्यूनतम हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं? तो व्यतिकरण कहते हैं। माना दो तरंगें y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स और दूसरी y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5।
जो कि देखो दोनों ही तरंगें समान दिशा में संचित हो रही हैं। आवृत्ति दोनों की क्या है, समान है, और इनके आयाम क्या है, अलग अलग हैं। उपरोक्त दोनों तरंगें समान दिशा में संचित हो रही हैं और समान आवृत्ति की हैं। उपरोक्त दोनों तरंगें समान आवृत्ति की व समान दिशा में संचरित हो रही हैं। अतः संचरित हो रही हैं और इनके अध्यारोपण संचित होती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही हैं, संचित हो रही हैं। अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से अध्यारोपण के सिद्धांत से y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2। तो y बराबर हम लिख सकते हैं यहां से a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx और प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx प्लस 5। ठीक है, इस समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये देखो साइन ए प्लस बी कैसे खोल लो, इसको इतना ही रहने देना, ए टर्म मान लो, इसको बी मान लो, 5 को, तो साइन ए प्लस बी से खोल सकते हैं इसको। तो क्या होगा, y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx। ठीक है, उसको खोल लो तो a2 साइन a मतलब ओमेगा टी प्लस kx कॉस बी, कॉस में कौन पहुंचेगा 5 प्लस कॉस a2 कॉस ओमेगा टी प्लस kx और यहां जाएगा इसके साथ में साइन 5। अब इस तरंग को, ये परिणामी तरंग का समीकरण आ रहा है, अध्यारोपण हो गया। अध्यारोपित होने के पश्चात जो परिणामी तरंग बनेगी उसका समीकरण है ये। तो अभी तो मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकता था इसको, तो इसको इस रूप में लिखने के लिए कि जैसे ये समीकरण थे वैसे लिखने के लिए हमें कुछ यहाँ पे मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा, देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूं मैं। y बराबर, ये तो ऐसे लिख दो साइन ओमेगा टी प्लस kx, इसको रीअरेंज कर रहा हूं यहां से, प्लस साइन ओमेगा टी प्लस kx, a2 cos 5 के लिए लिख लो, इसमें से cos को एक तरफ लिख लो और a2 sin phi एक तरफ लिख लो। इस पूरे में से जो कॉमन आ रहा है उसको ले लो बाहर। क्या आ रहा है, इसमें से आ रहा है साइन ओमेगा टी प्लस kx, यहां भी है ये और यहां भी है, कॉमन ले लिया। क्या बचा इसमें, a1 प्लस a2 cos phi, यहां क्या रह गया cos ओमेगा टी प्लस kx और a2 sin phi। इसको समीकरण एक डाल दो। अब मान लो यार, क्योंकि अभी भी समीकरण वैसा नहीं, sin a प्लस b की फॉर्मेट में नहीं है, हमें वैसे लाना है। माना a1 प्लस a2 cos phi बराबर a cos थीटा। ठीक है, उसको मान लो दूसरे को a2 sin phi बराबर a sin थीटा। ऐसा क्यों माना है, देखो ये तो साइन मिल जाएगा तो कॉस आ जाएगा पूरा टर्म, तो साइन ए कॉस भी बन जाएगा, ये कॉस आ गया साइन चाहिए तो a2 sin phi मैंने साइन मान लिया यहाँ पे। अब इन मानों को यहां रख दो, तो यहां पे क्या बन जाएगा, उपरोक्त समीकरण से देखो इसको, साइन
देखो a cos थीटा रखना है इसलिए यहाँ पे आपको, तो a को बाहर रख लेता हूं मैं यहाँ, a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स कॉस थीटा प्लस, ऐसे a2 sin पाई रखना है, तो a को पहले रख दे रहा हूं मैं, a cos ओमेगा टी प्लस के एक्स, कहीं भी रख सकते हो ऐसा जरूरी नहीं, मैंने यहां रख दिया, अभी आपको समझ में आएगा, साइन थीटा। एक कॉमन आ रहा है, यहां भी इस टर्म में भी है, इसमें भी, एक को तो बाहर ले लो। अब देखो ये बन गया आपके पास साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स साइन थीटा। क्या ये साइन ए प्लस बी नहीं है? साइन ए प्लस बी बन गया एक तरीके से, तो y इक्वल टू मिल गया आपको a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा। ये है परिणामी तरंग का समीकरण। y क्या है यहाँ? परिणामी तरंग का विस्थापन, a क्या है? परिणामी तरंग का आयाम है, ओमेगा आवृत्ति है, थीटा यहाँ पे कला कोण है, जो परिणामी तरंग बन रही है उसका पहली वाली जो तरंगें थी ये वाली, इन तरंगों से परिणामी तरंग का क्या है? ये कला कोण थीटा। फाई क्या था? इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, कलांतर है। फाई क्या है यहाँ? इन दोनों के मध्य कलांतर है। ये पहले कोई कलांतर नहीं होगा, लेकिन जब इनका अध्यारोपण जहां हो रहा है तब उनमें ये अध्यारोपण होते समय ये कलांतर प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण क्या बन गया? ये बन गया। अब मुझे आयाम निकालना है और तीव्रता निकालनी है और थीटा का मान निकालना है कि परिणामी तरंग का कला कोण जो तरंगें थी पहले वाली उनके साथ क्या है। तो समीकरण इससे, इनको नाम दे देते हैं ऐसे ऐसे, रोमन में 1 और 2, यही परिणामी तरंग के विस्थापन का समीकरण है। ठीक है, अब परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात करने के लिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड जो लिखे हुए हैं उनका वर्ग करके जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड का वर्ग करके जोड़ने पर, देखो भाई इसको वर्ग करोगे तो ये पूरा होल स्क्वायर बना दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको खोल देता हूं यहीं से, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, ठीक है, बराबर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वर्ग कर लो, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जोड़ दो इन दोनों को, इसको जोड़ोगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, देखो इसके साथ जाएगा, इसके साथ भी कॉमन ले लिया मैं डायरेक्टली, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, क्या बचा ये वाली टर्म 2a1 a2 कॉस फाइव बराबर ए स्क्वायर, यहां भी कॉमन है, यहां भी क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हो कि ये तो 1 हो जाएगा, त्रिकोणमिति आइडेंटिटी है ये, तो यहां से क्या मिलेगा आपको a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 बराबर a स्क्वायर मिल गया। परिणाम तरंग का आयाम प्राप्त हो जाएगा यहां से, a बराबर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। तो इसको हटा रहे हैं यहां से हम, और वहां से हम परिणामी तरंग का आयाम यहां नोट कर देंगे। ठीक है, तो a बराबर क्या मिला हमें? a बराबर मिल गया रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाइव, आयाम मिल गया। ठीक है, कला कोण भी निकाल सकते हो, कला कोण यहां पे यहां निकाल लेते हैं दूसरी तरफ, ये मैंने जगह छोड़ी है, किसके लिए छोड़ी है अभी बताऊंगा, तीव्रता निकालेंगे उसके लिए।
कला कोण, वहां से टेन थीटा निकाल सकते हो भाग देके, डायरेक्ट लिख दो क्या, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा हो गया A2 साइन फाइव बट्टे A1 प्लस A2 कॉस फाइव। कला कोण कहां से निकाला है, समीकरण 2 का समीकरण 1 से भाग देने पर, ठीक है, ऐसे टेन थीटा निकल के आ गया। अब आप जानते हो परिणामी तरंग की तीव्रता, तो ये तो हम आयाम निकल के आए परिणामी तरंग का, ये परिणामी तरंग का कला कोण, ठीक है। परिणामी तरंग की तीव्रता वो क्या होगी, परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होती है, आप सब जानते हैं कि किसी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो हम लिख सकते हैं परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी, I बराबर होगी या I प्रोपोर्शनल टू के ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। हम जानते हैं तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। तो मतलब I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर और I बराबर लिख सकते हैं के स्क्वायर। तो परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो क्या मिल गई भाई, के और इसका वर्ग, मतलब A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव, ये मिल गई। और थोड़ा इसको मॉडिफाई कर सकते हो आप, अब ये जो आई परिणामी तरंग की तीव्रता आई है, इसको आप दूसरे तरीके से और भी लिख सकते हो। जैसे जो पहली तरंगें थी 1 और 2, यदि प्रथम तरंग की तीव्रता I1 हो तथा द्वितीय की I2 हो, तो इसको कैसे लिखोगे, देखो I1 किसके बराबर होगा, यहां से I1 होगा के A1 स्क्वायर, I2 किसके बराबर होगा के A2 स्क्वायर। तो I क्या होगा यहां से, फिर I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1, क्योंकि A1 ही है, और ये रूट I2 कॉस फाइव। तो ये परिणामी तरंग की तीव्रता निकल के आ गई। और ये क्या था, परिणामी तरंग का आयाम। अब देखो जहां इनका अध्यारोपण हुआ था वहां पर कहीं तो इनका आयाम अधिकतम हो सकता है, कहीं तीव्रता अधिकतम हो सकती है और कहीं न्यूनतम हो सकती है। तो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की घटनाएं होती हैं। ये जब आयाम, जिन जगहों पर आयाम अधिकतम हो जाता है तो संपोषी व्यतिकरण हो रहा होता है, और जब न्यूनतम होता है तब होता है विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। तो संपोषी व्यतिकरण कब होता है, जब ये अध्यारोपित होने वाली तरंगें एक दूसरे के साथ समान कला में अध्यारोपित हो, तो संपोषी व्यतिकरण की घटना होती है। किसी घटना होती है संपोषी व्यतिकरण की। और यदि ये अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगें एक दूसरे के साथ विपरीत कला में या एक दूसरे पर विपरीत कला में अध्यारोपित होती है, तो विनाशी व्यतिकरण की घटना होती है। तो अब यहाँ ये हमने समीकरण बना दी, एक तो आयाम का मिल गया, तीव्रता का मिल गया, कला कोण आपको मिल गया। अब बात करेंगे हम संपोषी और विनाशी व्यतिकरण दोनों केसेस की। पहले हेडिंग डाल देते हैं एक संपोषी व्यतिकरण, यही परिभाषित कर रहा हूं मैं इसको। जब अध्यारोपित
अध्यारोपित होने वाली तरंगें विपरीत कला के साथ या विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं, सॉरी विपरीत कला में नहीं, समान कला, समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता अधिकतम होते हैं तथा प्रकाश की इस घटना को या प्रकाश की यह घटना संपोषी व्यतिकरण कहलाती है। ठीक है, लेकिन कब? जब समान कला में अध्यारोपित हुई हो, मतलब इनके मध्य का जो कला कोण है अर्थात फाई वो समान, मतलब 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, मतलब पाई बराबर यदि हो तुम्हारा 2n पाई, जहां n बराबर 0, 1, 2 डॉट डॉट कुछ भी रख लो, यही वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। 0 रखो तो 0 आ जाएगा, 1 रखो तो 2 पाई आ जाएगा, 2 रखो तो 4 पाई। ठीक है, तो वहां रख के देखो तब आयाम क्या होगा इस केस में। ठीक है, तो आयाम a बराबर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, बताओ cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 2a1 a2 cos 0, 0 रखो चाहे 2 पाई रखो या 4 पाई, सबकी वैल्यू 1 ही होती है। cos 2 पाई भी 1 होता है, cos 4 पाई भी 1 होता है, cos 6 पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई जितने भी होंगे, सम संख्या में पाई के जितने भी गुणज होते हैं वे सब का मान cos में क्या होता है 1। तो यहां से a क्या मिला हमें, a मिल गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन गया, तो a क्या मिल गया a1 प्लस a2। ये अधिकतम मान है आयाम का। ठीक है, इस केस के लिए कौन से, जब संपोषी व्यतिकरण की घटना हो रही होगी तब तीव्रता I बराबर, देखो वहां से I का जो निकल रहा है ये फिर से 1 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा कुछ नहीं यहाँ पे। cos फाई यहां से देखा था ना आपने, cos 0 तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, देखो यहां से I बराबर, देखो यहां से कर लेता हूं, ये रखो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos, तो खत्म, cos फाई cos 0 होगा 1 हो जाएगा, तो I मिलेगा आपको I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos 0 1 होता है, तो मिल गया I बराबर, डायरेक्ट लिख दूं क्या, चलिए स्टेप को बढ़ा देते हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2, तो I मैक्सिमम मिल गया इस केस में क्या, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना इसको, रूट I1 का वर्ग करो तो I1, रूट I2 वर्ग करो तो I2, 2 रूट I1 I2, ये अधिकतम तीव्रता मिल गई और ये अधिकतम आयाम मिल गया किसके केस में, समकोषी व्यतिकरण के केस में। ठीक है, अब बात करेंगे विनाशी व्यतिकरण का केस, किसका, विनाशी व्यतिकरण। इसको हटा रहा हूं मैं यहां से। अब विनाशी व्यतिकरण की घटना कब होती है, जब अध्यारोपित होने वाली तरंगें एक दूसरे के साथ विपरीत कला में अध्यारोपित हो, तो विनाशी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण क्या होगा, जब अध्यारोपित होने वाली तरंगें
अध्यारोपित होने वाली तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित, विपरीत कला में क्या होती हैं? अध्यारोपित होती हैं, तो परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता दोनों न्यूनतम होते हैं। आयाम और तीव्रता न्यूनतम होते हैं। प्रकाश की यह घटना विनाशी व्यतिकरण कहलाती है। विनाशी व्यतिकरण कहलाती है। ओके, तो विनाशी व्यतिकरण कब होता है? कि जब दोनों अध्यारोपित होने वाली जो तरंगें हैं वो एक दूसरे पर विपरीत कला में यदि अध्यारोपित होती हैं तो विनाशी व्यतिकरण की घटना होती है। तो कलाकोण यहाँ पर क्या है? विपरीत कला का मतलब क्या है? मतलब पाई का फेज डिफरेंस, 2 पाई का हो, 3 पाई का हो, 5 पाई का हो, अर्थात पाई होना चाहिए पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई डॉट डॉट। मतलब अगर जनरल लिखना चाहे तो 2n + 1 × पाई, यहां n हो सकता है 0, 1, 2 डॉट डॉट। तो अब वही केस निकाल लो आयाम। a बराबर ये रहा यहां से a1 + a2 का होल स्क्वायर हो गया ये वाला। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ये होल स्क्वायर भी बन जाएगा जब यहाँ बात करोगे, देखोगे √a1² + a2² + 2a1 a2 cos पाई, और cos पाई की वैल्यू क्या होती है? -1, 3 पाई की -1, 5 पाई भी -1, 7 पाई, जितने भी और मल्टीपल पाई के साथ होते हैं सब की वैल्यू क्या होती है? -1। तो अधिकतम आयाम न्यूनतम सॉरी क्या आ गया? -1 का माइनस का हो जाएगा a1 वर्ग a2 का वर्ग -2 × a1 a2। अब a क्या मिल गया? a1 - a2 मिल गया हमें यहां से आयाम, जो कि क्या है? न्यूनतम, मिनिमम। ठीक है। तीव्रता I क्या होगी वहां से? ये I1 + I2 + 2√I1 √I2 cos पाई वही माइनस हो जाएगा, तो I डॉट क्या मिलेगा यहां से? √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ये तीव्रता भी क्या है? न्यूनतम है इस समय। ठीक है, तो ये दोनों ही केस मैंने डिस्कस कर लिया। आपको ये संपोषी वाला व्यतिकरण डिस्कस किया और ये विनाशी व्यतिकरण वाला केस आपसे मैंने डिस्कस किया। एक चीज आपको बता रहा हूं कि आप ये कह सकते हो कि विपरीत कला में और ये समान कला में, अगर आपको पथांतर पूछा जाए कि संपोषी के लिए पथांतर कितना हो और विनाशी के लिए पथांतर कितना हो, ठीक है, तो पथांतर में आपको बता रहा हूं कि मैंने ये जो समीकरण आपके लिए थे वहां जो फाई था कलाकोण, ठीक है, पथांतर के लिए बता रहा हूं। पथांतर हम जानते हैं जो k डेल्टा x होगा वो होगा फाई, जो कलाकोण था वो ये होगा, और ये क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x। हमारा फाई कितना है? देखो ये पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, 7 पाई है, ऐसे। सॉरी, दोनों फिर निकालना है आपको। मैं यहाँ विनाशी निकाल के बता रहा हूँ, मैंने विनाशी की वैल्यू रखी है। आप जब संपोषी निकाले, संपोषी के लिए यहाँ होगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई इवन मल्टीपल, ठीक है, और विनाशी निकाले तो ये होगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, ऐसे। तो ऐसे डेल्टा एक्स बताओ मुझे, एक एक करके निकाल दो।
ऐसे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, एक बार रख दिया पाई, तो पाई से पाई कट गया, डेल्टा एक्स उधर जाएगा तो डेल्टा एक्स आ गया लैम्डा बाई 2। सही है ना, लैम्डा बाई 2 आ गया पहले में। दूसरे के लिए 2 पाई ओवर लैम्डा इक्वल टू आ गया 3 पाई, पाई से पाई कट गया तो लैम्डा आ गया, लैम्डा यहां से बन जाएगा 2/3, सॉरी 3 लैम्डा तो 2/3, सॉरी 2/3 लैम्डा। 5 रखोगे तो 2/5 आ जाएगा। मतलब आप इसका जनरल एक्सप्रेशन अगर निकालेंगे यहां से, तो यहां से जनरल निकाल लो डायरेक्टली। ये तो निकालेंगे आपने, डेल्टा एक्स पथांतर लैम्डा बाई 2 आ गया। ये वाला आपका यहां से 3 पाई रखेंगे, 3 लैम्डा इक्वल टू 2, सॉरी 2 अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू 3। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, डेल्टा एक्स हो गया 3/2 लैम्डा, ठीक है ना, 3/2 लैम्डा। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट निकालोगे यहां से तो डेल्टा एक्स हो जाएगा 5/2 लैम्डा। मतलब साधारण सूत्र लिखना चाहे तो डेल्टा एक्स इक्वल टू होगा 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2। किसके लिए, विनाशी व्यतिकरण में पथांतर ये होगा। संपोषी व्यतिकरण के लिए निकालोगे तो मैं बता देता हूं, चलो संपोषी व्यतिकरण के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर ये जो टर्म है संपोषी व्यतिकरण के पथांतर, तो ये 0, 2 पाई, 4 पाई, 7 पाई इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, पहले आप यहाँ तक कर लोगे, पूरा एक्सप्रेशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। यदि पथांतर पूछा जाए आपको छोटे क्वेश्चंस में कहीं पर भी, किन पथांतर पर संपोषी व्यतिकरण होगा, किन पर विनाशी होगा, तब ये प्रोसेस आप करेंगे। हम जानते हैं कि डेल्टा एक्स पाई मतलब इसकी वैल्यू की होती है 2 पाई लैम्डा, डेल्टा एक्स बराबर पाई, ये वाला विनाशी के लिए केस है। तो यहाँ से डेल्टा एक्स निकल के आ गया ये 2n+1 लैम्डा बाई 2। और यदि संपोषी के लिए बात करना चाहते हो आप, तो संपोषी के लिए देखो यहां बता रहा हूं मैं, संपोषी के लिए जैसे वहां से निकाला था ना वैसे ही संपोषी के लिए, संपोषी के लिए देखो 2n पाई होना चाहिए कला पर वो, तो मतलब 2 पाई बाई पथांतर संपोषी के लिए 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स बराबर 2n पाई, पाई से पाई कटेगा तो डेल्टा एक्स कितना, 2 से 2 कट गया, डेल्टा एक्स हो गया पाई लैम्डा और n हो जाएगा, तो ये n है, ये पाई नहीं n लैम्डा, डेल्टा एक्स इक्वल टू n लैम्डा। n आपका 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं लैम्डा बाई 2 कर दूं यहाँ, देखो इसको लैम्डा बाई 2 और 2 से मल्टीप्लाई, तो डेल्टा एक्स क्या आ गया, ये आ गया 2n इंटू लैम्डा बाई 2। मतलब 2n एक सम संख्या है, ठीक है। तो जब पथांतर लैम्डा बाई 2 का समगुणज हो, मतलब 2 गुना 3 गुना समगुणज मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरीके से, तब हमें संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा। ये समझ में आएगा, 2n लैम्डा बाई 2 है, ये 2n किसको निरूपित कर रहा है, सम संख्या को, ठीक है। और ये लैम्डा बाई 2 यानी पथांतर यदि लैम्डा बाई 2 के समगुणज हो कहीं पर, दोनों तरंगों का पथांतर जो अध्यारोपित हो रही थी उन तरंगों में पथांतर यदि लैम्डा बाई 2 का समगुणज है, सम संख्या गुणज यानी 2 गुना 4 गुना लैम्डा बाई 2 का, 4 गुना लैम्डा बाई 2, 6 गुना लैम्डा बाई 2 इस तरीके से निकल के आ रहा है, तो वहां संपोषी व्यतिकरण होगा। और यदि विषम गुणज है लैम्डा बाई 2 का, तो विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से याद रखे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको व्यतिकरण समझ में आया होगा कि प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण किस प्रकार से होता है। मैंने आपको समझाई सारी डिटेल आपको। मैंने इससे पहले आपको अध्यारोपण का सिद्धांत बताया, फिर अध्यारोपण के बाद हमने व्यतिकरण को पढ़ा, व्यतिकरण की कंडीशंस लर्न की कि क्या कंडीशंस होती है व्यतिकरण की घटना होने के लिए। वो 2 कंडीशन है कि समान आवृत्ति की तरंगें होनी चाहिए, समान कला में
संक्षिप्त होती हुई अध्यारोपित होती हैं तो वहां क्या होता है, व्यतिकरण होता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो व्यतिकरण की घटना नहीं होगी। ठीक है, मतलब या तो समान आवृत्ति की न हो या समान दिशा में संक्षिप्त ना हो रही हो तब भी व्यतिकरण की घटना नहीं होती है। फिर हमने उसको मैथमेटिकल एनालिसिस कराया आपको, दो तरंगे ली y1 और y2, a1 sin ओमेगा t प्लस kx, दूसरी ली y2 बराबर a2 sin ओमेगा t प्लस kx प्लस फाइव, दोनों पर अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया तो परिणामी तरंग का समीकरण मिला था आपको y बराबर a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस थीटा, जहां a तो परिणामी तरंग का आयाम निकल के आया था और थीटा जो था वो परिणामी तरंग का कलाकोण था, ये वाला मैंने निकाला हुआ है यहाँ, तो आयाम मिल गया, थीटा मिल गया। फिर मैंने तीव्रता निकाल के बताई थी, परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी, तो ये सूत्र निकल के आ गया तीव्रता का। फिर हमने दो केस डिस्कस किए, समकोषी व्यतिकरण का और एक विनाशी व्यतिकरण का। यदि जो अध्यारोपित हो रही थी तरंगे वो समान कला में अध्यारोपित हो जाती हैं तो समकोषी व्यतिकरण, और उस समय पथांतर होगा ये, यदि दोनों तरंगे λ/2 के समगुणज के साथ के पथांतर के साथ यदि अध्यारोपित होती हैं तब भी समकोषी ही होगा। ठीक है, ऐसे ही विनाशी की बात की तो विनाशी में कब होगा विनाशी व्यतिकरण, जब दोनों तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित हो रही हो या उनका जो कलाम पथांतर है उनके मध्य पथांतर, अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगों के मध्य पथांतर λ/2 का विषम गुणज हो, λ/2 का विषम गुणज होगा तब हमारा विनाशी व्यतिकरण होगा, और λ/2 का समगुणज है तो समकोषी व्यतिकरण होगा। क्लियर हो गया तुम्हारा? तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में व्यतिकरण को लर्न किया है। तो आप अच्छे से नोट्स डिक्टेट करेंगे अपनी नोटबुक में और इस टॉपिक को तैयार करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिकली स्टडी करेंगे, जो कि यंग्स के द्विक्षित्र प्रयोग के नाम से जाने जाते हैं। यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। So all the best students, enjoy the lecture, have a nice day.